Today, our topic is periodic trends in physical properties, in which we are going to discuss about ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कहा जाता है और इसे IE से डिनोट किया जाता है। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में आयंस या मॉलिक्यूलर आयंस आते हैं। That process is called ionization. The minimum quantity of energy required to remove an electron from the outermost shell of the isolated gaseous atom in its ground state. किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारे पास पॉजिटिव आयन आ जाएगा जिसे हम केटायन कहते हैं। यानी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक गैसियस एटम है सोडियम। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हमारे पास सोडियम आयन आ जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। एटम से आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन इंथैल्पी। किसी भी एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। किस चीज़ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वी हैव टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। For this we supply energy, so ionization energy is always endothermic process. Elements with greater number of electrons have more than one values of ionization energy. वो elements जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होंगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम की। तो इसमें क्या है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब मैग्नीशियम एटम अपना पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? 738 किलोजूल पर मोल। लेकिन चूंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो लिहाजा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे आप हमारे पास अब मैग्नीशियम एटम है, हम इसे एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट तो एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद निकलेगा, लिहाजा अब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 हो गया और यहाँ पे इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो होगी 1451 किलोजूल पर मोल। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। गैसियस एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है और साइज स्मॉल हो जाएगा। जब साइज स्मॉल हो जाएगा तो वहाँ से मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। That's why second ionization energy is greater than first ionization energy. अब हम आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करना है, शील्डिंग यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट को हमने डिस्कस करना है और एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम को। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, यानी ये डायरेक्ट रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर चले जाएंगे और उस इलेक्ट्रॉन पे
न्यूक्लियस का होल्ड भी उतना कम होता चला जाएगा। साइज ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की विद इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं। इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स जितना इंक्रीज होते जाएंगे, इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स उतने बढ़ते जाएंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की रीजन ये है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा, देन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो फिर शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड पीरियड की देखें, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। इसमें हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीटली फिल्ड है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो जो सेकंड पीरियड है वो स्टार्ट होता है लिथियम से। तो आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की है क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल होता है और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसके बाद बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। P1 है, ये स्टेबल नहीं है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2। 2s2 चूँकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लिहाजा हम कहेंगे 2s2 स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी स्मूथली ज़्यादा नहीं होती, कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है।